किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पूरा देश और दुनिया इस समय कोरोना के संकट से जूझ रही है। ऐसे में आप किसान भाई खेतों में मेहनत कर रहे हैं जिससे अनाज की कमी ना हो। यहाँ हमारी भी एक कोशिश है कि कोरोना काल में सरकार किसानों की मदद के लिए जो कोई कदम उठा रही है उससे जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएं। साथ ही आपको ये बताएं कि आप किस तरह की सावधानी बरतें। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान की। कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और खास तौर पर लॉकडाउन होने की वजह से आपूर्ति श्रृंखला तहस नहस हो गई है। संकट जैसा भी हो, लेकिन खाने पीने की आपूर्ति में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, खास तौर से शहरों में। कोविड-19 को देखते हुए लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संगठन ने ताज़े फलों और सब्जियों की शहर में कमी नहीं होने दी। इसके लिए उन्होंने एक किसान उत्पादन संगठन बनाया और मदद ली कृषि विज्ञान केंद्र की। किसी भी कारोबार की धारणा मुख्य रूप से 2 बातों पर टिकी होती है: बेचना और खरीदना। कोरोना संकट के दौरान सभी कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन खेतीबाड़ी ने सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को बनाए रखा। वजह ये थी कि इंसान भले ही काम न कर रहा हो, भूख तो उसे फिर भी लगेगी। लखनऊ का शुमार बड़े शहरों में होता है। कोरोना के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए यहाँ के लोगों को ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती का काम था। ऐसे में यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान संस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और कुछ किसानों को मिलाकर एक कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बना डाला। इस पहल के 2 फायदे हुए: किसानों को अपना सामान बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल गया और शहरवासियों को समय पर ताजे फल और सब्जियां मिलती रही। इस संकल्पना के पीछे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर टीके पाठक का दिमाग काम कर रहा था। संगठन बनाने के लिए किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था। कोरोना के कारण ये काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसीलिए जन्म हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप का। ग्रुप में लखनऊ जिले के कई किसानों को शामिल किया गया। संस्थान ने सबसे पहले एक किसान मुकेश को आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया। ये बात 1 अप्रैल 2020 की है। तब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। बहरहाल गांव से फलों और सब्जियों को लखनऊ शहर तक ले जाने के लिए केवीके के वैज्ञानिकों ने जिला प्रशासन से कोविड-19 वाहन पास की व्यवस्था कराई। एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो खरीदारों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी मांगे भेजनी शुरू कर दी और मुकेश कुमार ने उन उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से पैकेट बनाकर वस्तुओं की आपूर्ति शुरू कर दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि वो संस्थान के कॉलोनी गेट से फल और सब्जियों के पैकेट इकट्ठा करके ऐप या इंटरनेट के जरिए कैशलेस भुगतान करें। लॉकडाउन के दूसरे चरण में मुकेश को एक एफपीओ के साथ जोड़ा गया। मुकेश कुमार और शिव कुमार दोनों ने संयुक्त रूप से लखनऊ शहर के अलग-अलग रिहायशी इलाकों में मोबाइल वाहनों के जरिए ताजे फलों और सब्जियों को बेचना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एफपीओ के सदस्य किसानों के खेतों से रोजाना ताजे फल और सब्जियां खरीदी और उचित ग्रेडिंग के बाद उन्हें टोकरी में रखकर आपूर्ति की। दोनों साथी रोजाना 250 से 300 परिवारों को फल और सब्जियां पहुंचा रहे थे। बिना बिचौलिए के सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान बेचने का ये बेहतरीन उदाहरण है। इससे किसानों को खुद उद्यमी बनने का मौका मिला और उपभोक्ताओं को भी किफायती दामों पर खाने पीने का सामान मिलने लगा। मुकेश और शिव का एफपीओ रोजाना 13 से 15 क्विंटल के बीच ताजे फल और सब्जियां खरीद रहा है। इनकी खरीद, मजदूरी, वाहन और दूसरे खर्च मिलाकर हर रोज उन्हें 28,500 रुपए से लेकर 33,700 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, जिससे उन्हें 2,500 से लेकर 3,800 रुपए तक की शुद्ध आय मिल रही थी। बल्कि वो किसानों को उनके खेत पर ही उपज का लाभकारी मूल्य देने के अलावा गांव के 10 युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे थे।
इनकी कामयाबी की दास्तान सुनकर लखनऊ जिले के और भी कई गांवों के लोग एफपीओ बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। तो आज हम बताएंगे आपको कि खरीफ फसलों की बुवाई से पहले कौन कौन से कृषि कार्य करें जिससे कि आपकी उपज और लाभ में वृद्धि हो। खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व तैयारी। इस माह के अंत तक किसान खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व की तैयारियां कर ले, जिससे खरीफ फसलों की बुआई का कार्य समय से पूरा किया जा सके। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाशक, कीटनाशक खरीद ले। अरहर और कपास की बुआई से पहले खेत की जुताई, उन्नत बीजों की खरीद जैसे कार्य भी निपटा ले। जून में बोई जाने वाली फसलों के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद खेती में डालकर मिट्टी में मिला दे। उबड़ खाबड़ खेत में समतलीकरण का कार्य कर ले, जिससे कम पानी में ही अच्छी फसल मिल सके। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। पर्यावरण का हमारे जीवन में खास महत्व है। पर्यावरण साफ सुथरा और स्वच्छ हो तो सुखद जीवन यापन किया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन में पेड़ पौधे खास भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हर इंसान का दायित्व है कि उनकी देखभाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही किसान तुलसी गौड़ा की, जिन्होंने वृक्षारोपण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है।
उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भी किसान और खेतीहर मजदूर अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कटाई में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए और साथ ही खरीद भी समय पर सुनिश्चित की जा सके। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। किसान भाइयों और बहनों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचय हेतु और भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कैच द रेन की मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत कम पानी के उपयोग से न सिर्फ ज़्यादा उपज ली जा सकती है, बल्कि वर्षा के पानी से भी खेती कर भूजल के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। वर्षा जल संरक्षण और सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जल शक्ति अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें शीर्षक के साथ चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत मानसून की बारिश की शुरुआत से पहले से लेकर इसकी समाप्ति के बीच यानी 30 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन किया जाएगा। साथ ही जमीनी स्तर पर जल संरक्षण में जन भागीदारी के लिए इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल के समुचित संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए इससे संबंधित सभी हितधारकों को सक्रिय करना है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों के मौसम और भूगर्भीय संरचना के हिसाब से वर्षा जल संरक्षण के लिए आवश्यक निर्माण कार्य कर सकें। इस कार्यक्रम के बाद जल और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए देश के लगभग सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां जल संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं जल शपथ भी लेंगी। अनेक ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर भूजल नीचे जाने के वजह से उनके पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाता है, समस्याएं हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, पीने के पानी क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि कृषि के लिए ज़्यादा वाटर ड्रॉ करता है। तो अमेरिका, चाइना और मेक्सिको तीनों देशों से में जितना पानी हम वो लोग निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उससे ज़्यादा पानी हमारे किसान इंडिया में निकालते हैं। इसकी वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। इस मुद्दे को नज़र में रखे हुए हमने 2 कार्यक्रम कैंपेन शुरू किया था। एक तो सही फसल है, जिसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की लागत कम हो, एक तो है। दूसरा, सप्लाई साइड में जैसे मैंने बताया, जितने भी पानी बारिश में आता है उसको संग्रह करके सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या इंडिया में है कि वाटर मैनेजमेंट का है, नॉट वाटर की कमी है। वाटर की कमी नहीं है, अगर हम वाटर को सही तरह से मैनेज करेंगे, डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अवेयरनेस पब्लिक में जाना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पानी के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो रेस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। समर टाइम में अप्रैल में जून, उसी में इसका नेचुरल बर्तन तैयार करके, जैसे मैंने बताया, कुआं को साफ़ करके या टैंक्स की गहरीकरण करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की। तो जब बारिश आएगी तो हमको पानी उसमें भरने के लिए सुविधा मिल जाएगा। अगर इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम संग्रह कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उनका वाटर टेबल बढ़ जाएंगे, उनको कम पावर का मोटर इस्तेमाल करना पड़ता है और कम वाटर मॉइस्चर रहेंगे, तो उनके वाटर की ज़रूरत भी कृषि के लिए कम रहेंगे। ये उनको पता चलेंगे। तो हम पहले अगर इस साल हम एक कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी संग्रह करके लोगों को ये महसूस किया जा सकता है कि ये पानी संग्रह करने से फ़ायदा है, तो अगले साल से वो करेंगे। ये हमारी उम्मीद है। दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है। इस बार खरीफ सीजन के लिए एक नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 20 लाख से अधिक बीज के मिनी किट वितरित किए जाएंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। भारत में दालों की जबरदस्त खपत है। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल पैदा करने के बावजूद हमें अब भी हर साल 4 लाख टन अरहर, 60,000 टन मूंग और करीब 3 लाख टन उड़द का आयात करना पड़ रहा है। सरकार दालों के आयात को खत्म करने के लिए इनके रकबे और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रही है। बीज मिनी किट वितरण का ये विशेष कार्यक्रम अरहर, मूंग और उड़द का उत्पादन और उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा देगा और आयात के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खरीफ 2021 सत्र के लिए 20,27,318 मिनी बीज किट वितरित करने का प्रस्ताव है। इन पर 82 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के खर्च का अनुमान है। ये सारी रकम केंद्र सरकार को वहन करनी है। आपको ये भी बता दें कि 2014-15 से दालों का उत्पादन बढ़ाने के बजट में भी इजाफा किया गया है। दूसरी ओर खरीफ सत्र 2021 के दौरान
उड़द की मिनी किट से 6 राज्यों और 60 जिलों के 4,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो सकेगा। इसी तरह अरहर के लिए 11 राज्यों और 187 जिलों को, जबकि मूंग के लिए 9 राज्यों और 85 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये किट 15 जून तक संबंधित जिलों तक पहुंच जाएगी। पिछले 10 साल की बात करें तो अरहर के उच्च पैदावार वाले प्रमाणित बीज की 13,51,710 मिनी किट्स वितरित की गई। इसी तरह मूंग की 4,73,295 और उड़द की 93,805 मिनी किट ही वितरित की जा सकी थी। सरकारी कोशिशें रंग ला रही है। 2007-08 में जहां दालों की पैदावार 1,47,60,000 थी, वहीं 2020-21 में ये 65% बढ़कर 2,44,20,000 टन तक पहुंच गई है। सरकार नए क्षेत्रों में दलहनी फसलों की बुआई और मौजूदा क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। खास तौर से कम उत्पादकता वाले इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मूल्य वृद्धि श्रृंखला विकास और विपणन के लिए 11 राज्यों में दालों के लिए 119 FPO भी बनाए गए हैं। साथ ही 2016-17 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 644 जिलों को दालों के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस प्रयास की ओर एक बड़ा कदम 2016-17 में उठाया गया, जिसमें 24 राज्यों में दलहनी बीज के 150 बड़े केंद्र बनाए गए। सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए तमाम ऐप लॉन्च किए गए हैं। ऐसे ही एक मोबाइल ऐप की आज हम बात करेंगे जिसका नाम है ई-नाम। आइए देखते हैं क्या है खास इस ऐप में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये ऐप कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है।
ऐप का उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दुरुस्त बोली लगाना और किसानों तक पहुंच के साथ साथ उनके स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना है। ENAM मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ENAM पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप में व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के लिहाज से मौसम का हाल जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल। गांगे पश्चिम बंगाल में रविवार को अनेक जगह होगी बरसात। झारखंड में शनिवार को अनेक जगहों पर बरसात का अनुमान। ओडिशा में 2 दिन कई जगह हो सकती है बरसात। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को ज्यादातर जगह बारिश की संभावना। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर जगह बरसेगा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को अधिकतर जगह बरसात होगी। उत्तराखंड में शनिवार को अनेक हिस्सों में बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कई जगह बारिश की उम्मीद। केरल और तटीय कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगह बरसात का अनुमान। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 2 दिनों के दौरान कई हिस्सों में होगी बरसात। किसान भाइयों, आइए अब आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा कृषि जिन्सों का भाव। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं का भाव 1840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जोधपुर मंडी में भाव 2150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सूरतगढ़ मंडी में भाव 1925 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में गेहूं का भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मथुरा मंडी में भाव 1975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चौबेपुर मंडी में भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की मेघराज मंडी में भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में गेहूं का भाव 1787 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कोपरगांव मंडी में भाव 1949 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से आपको उपयोगी जानकारी मिल पाई होगी। कार्यक्रम से जुड़ा अगर कोई सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।